हेलो स्टूडेंट, मैं मोनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए कि एस्टेरिस्क निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विचर सक्रिय है। द्विचर सक्रिय यानी द्विआधारी सक्रिय या बाइनरी ऑपरेशन, और कौन सी नहीं है। तो इनमें से जितनी भी सक्रिया हैं बताया गया है इस प्रकार से परिभाषित है, इनमें से कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है यानी द्विआधारी सक्रिय है और कौन सी नहीं है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। अगर हम पहले की बात करेंगे तो a एस्ट्रिक्स d इक्वल टू a आता है n में, तो ये द्विआधारी सक्रिय है या नहीं है। तो हम कोई भी दो, अगर मैं जैसे मैं यहाँ पे 2 बिलोंग टू n और 3 बिलोंग टू n करता हूं, और अगर मैं इनमें दोनों में ऑपरेशन करता हूं 2 एस्ट्रिक्स 3, वो आपके a मैंने 2 लिया तो 2 आना चाहिए, और 2 होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर है। अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या मैं ले लूं, अगर मैं 6 बिलोंग टू n और 7 बिलोंग टू n लूं, इस प्रकार से मैंने a 6 लिया और b 7 लिया। अगर मैं a एस्ट्रिक्स b करता हूं तो a एस्ट्रिक्स b बराबर a आता है, पहले वाली संख्या आंसर आती है, तो ये 6 आता है और 6 आपके क्या है, n में। तो इस प्रकार से अगर दो नेचुरल नंबर में अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो वो नेचुरल नंबर ही आता है। अतः आपके इसमें एस्ट्रिक्स एक द्विचर सक्रिय है यानी बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये पहला मैं तो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में आपको दे रखा है a एस्ट्रिक्स d इक्वल टू a प्लस b माइनस 3। तो इसमें आप ये भी नेचुरल नंबर में, तो आपको ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर लेनी है जो इन नियमों का पालन नहीं करता। अगर एक भी नियम अगर पालन नहीं करेगा तो वो आपके बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ a में 1 लूं और b मैंने 2 लिया, और 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, और मैं इसमें ये सक्रिय करता हूं, यानी आपके 1 एस्ट्रिक्स 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 3, तो इसका रिजल्ट आता है वो 0 आता है, और 0 नॉट बिलोंग टू n। ये 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं। तो आपने दो नेचुरल नंबर में अगर सक्रिय कराई और यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए ये ऑपरेशन है। अतः आपकी एस्ट्रिक्स द्विचर सक्रिय नहीं है। इस ऑपरेशन के लिए अगर ये अगर परिभाषित हो, इस प्रकार से परिभाषित हो, तो ये इसमें नेचुरल नंबर में ये द्विचर सक्रिय नहीं होगी। अगर हम तीसरी की बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर में आपके a एस्ट्रिक्स d इक्वल टू a प्लस 3b दे रखा है, वो भी n में दे रखा है। इसमें आप n कुछ भी लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 2 लिया n, और अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो 1 एस्ट्रिक्स 2 इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू तो a है, तो 1 प्लस 3 इंटू b की जगह हमने रखा 2, तो ये 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 प्लस 6 और ये हो जाएगा आपके 7 है जो n में है। तो इस प्रकार से अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं और ये ऑपरेशन करता हूं तो नेचुरल नंबर ही प्राप्त होती हैं। अतः आपके a बिलोंग टू n, b बिलोंग टू n, तो आपके a एस्ट्रिक्स d इक्वल टू a प्लस 3b, जो ये रिजल्ट आएगा वो भी बिलोंग टू n है। अतः आपके एस्ट्रिक्स एक द्विचर सक्रिय है। तो इस प्रकार से ये तीसरी भी हमने हल किया। अब अगर हम चौथे की बात करते हैं, यहां पे अगर ये फोर्थ नंबर इस प्रकार से परिभाषित है, a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a अपॉन b, वो क्यू में यानी परमेय संख्याओं में परिभाषित है। तो आप ऐसा कोई भी परमेय संख्या, आप जानते हो पाई होता है वो 22/7 होता है, और पाई हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ a की जगह यहाँ पे वो 22 है वो मैंने q से ले लिया और 7 मैंने q से ले लिया, ये दो परमेय संख्या ले ली। और अगर मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन करता हूं तो 22 एस्ट्रिक्स ये 7 वो हो जाएगा 22/7, और ये नॉट बिलोंग टू q, क्योंकि ये पाई का मान है। ये जो आपके 22/7 को हम पाई लिखते हैं और पाई नॉट बिलोंग टू क्यू है। अतः आपकी एस्ट्रिक्स
यहाँ पे a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a अपॉन b क्यू में द्वितीय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय संख्या नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 5, a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a माइनस d, वो r में, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। तो अगर मैं कोई भी दो संख्या लूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक और यहाँ दो, ये मैंने दो वास्तविक संख्या ली, और अगर मैं एक एस्ट्रिक्स दो यानी 1 माइनस 2 करूँ तो रिजल्ट मेरा -1 आएगा, और -1 होता है वो वास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे याद रखो। इसको भी ले सकते हो, पहले 2 बिलोंग टू r और 1 बिलोंग टू r लेंगे तो 2 एस्ट्रिक्स 1 वो आएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, और ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। तो अतः आपकी a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a माइनस b r में द्विचर सक्रिय है, द्विचर सक्रिय है। तो इस प्रकार से हमने अपना पहला क्वेश्चन किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात करो कि सक्रिय एस्ट्रिक्स कर्व विनिमय तथा सहचर्य है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपको ये पता करना है कि ये एस्ट्रिक्स सक्रिय इस प्रकार से परिभाषित है, वो कर्व विनिमय है या सहचर्य। कर्व विनिमयता और सहचर्यता दोनों चेक करनी है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको n में, आपके n में एस्ट्रिक्स है वो जहां a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a टू द पावर b दे रखा है। तो अगर हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे a बिलोंग टू n और b बिलोंग टू n लो, तो यहाँ पे a एस्ट्रिक्स b वो 2, ये इस प्रकार से परिभाषित है 2a टू द पावर b, परंतु जो गुणन के लिए, परंतु ए बी गुणन होता है वो कर्व विनिमय होता है, वो बी ए होता है। तो इसको हम a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू 2ba लिखते हैं, और ये ba किससे प्राप्त होता है, यहाँ b एस्ट्रिक्स a से प्राप्त होता है। अतः आपके a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू b एस्ट्रिक्स a प्राप्त हो गया। अतः ये कर्व विनिमय है। यहाँ पे ये तो आपके कर्व विनिमय है, क्योंकि हमने a b लिया और ए बी का जो होल पावर में 2ab आता है, और ए बी को हम, क्योंकि ए बी होता है वो बी ए होता है, क्योंकि गुणन के लिए कर्व विनिमय होता है, तो इसको लिखेंगे। और ये किससे प्राप्त होता है, ये बी एस्ट्रिक्स ए से प्राप्त होता है। अगर बी एस्ट्रिक्स ए करेंगे, यहाँ पे बी एस्ट्रिक्स ए करेंगे तो वो 2ba प्राप्त होगा, ये आएगा। अतः ये इससे प्राप्त हुआ, ये इससे प्राप्त हुआ, ये दोनों बराबर हो गई, तो कर्व विनिमय। अब कर्व विनिमय तो सिद्ध होगी। अब हम सिद्ध करेंगे इसमें सहचर्यता। सहचर्यता सिद्ध करने के लिए हम सेकंड, इसमें सहचर्यता के लिए क्या करेंगे, अतः a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू 2ab इस परिभाषित सक्रिय कर्व विनिमय है। अब कर्व विनिमय है, अब सहचर्यता की जांच करेंगे। अब हम 3 एलिमेंट लेते हैं तथा अब मैं a और b और c बिलोंग टू n, मैंने 3 सक्रिय लिए हैं n से। अब मैं a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स और c करता हूं। अगर मैं a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c करूंगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा मेरे पास में। पहले मैं इसमें ऑपरेशन करता हूं a एस्ट्रिक्स b में, तो a एस्ट्रिक्स b में करूंगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास में 2ab, ab का 2 की पावर ab, और ये आ जाएगा एस्ट्रिक्स c, ये इसका आंसर तो हमने यहाँ रखा, और ये हो गया। अब इसमें सेम टू सेम ये सक्रिय वापस से करते हैं, तो ये इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा आपके 2a टू द पावर ये है, तो इस a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो इसमें आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2ab और c, इस प्रकार आएगा। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा, वो आएगा आपके 2ab और c आया। अब अगर मैं पहले इसमें ऑपरेशन करता हूं, ये तो मैंने ये निकाला। अब अगर मैं a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c, अब इन दोनों में पहले ऑपरेशन करता हूं तो ये a एस्ट्रिक्स 2 यहाँ आएगा bc।
अगर मैं इसमें दोनों में वापस से ऑपरेशन करता हूं तो ये आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा a इंटू 2bc। अतः आपके 2 यहां पे आ जाएगा a टू दी पावर, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर b से इंटू a आया था। यहां पे तारा 2 की पावर a b इंटू c आता है और यहाँ a आ रहा है। अतः आपके a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c ये नॉट इक्वल टू a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c ये। अतः ये आपके क्रम इनमें तो है परंतु सहचर्य नहीं है। अतः एस्ट्रिक्स सक्रिया सहचर्य नहीं है। अब मैं सेकंड ले रहा हूं। सेकंड में n में एस्ट्रिक्स जहां पे a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a प्लस b प्लस a स्क्वायर b इस प्रकार से परिभाषित है। तो मैं यहाँ पे a बिलोंग टू n और b बिलोंग टू n लेता हूं। और तो पहले तो आपके a एस्ट्रिक्स b वो तो आपके a प्लस b प्लस a स्क्वायर b आ गया। और अगर मैं इसमें b एस्ट्रिक्स a लूं तो और ये तथा b एस्ट्रिक्स a करूं तो यहाँ आएगा b प्लस a प्लस, यहाँ b पहले है तो b, यहाँ a पहले था तो a का स्क्वायर हुआ और यहाँ b पहले है तो यहाँ b का स्क्वायर होगा और फिर आएगा a। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ तो a प्लस b, यहाँ पे ये तो आपके a प्लस b आ जाएगा a प्लस b, परंतु यहाँ a b स्क्वायर आता है। यहाँ तो a स्क्वायर b है और यहाँ a b स्क्वायर है। अतः ये आपस में बराबर नहीं है। अतः आपकी a एस्ट्रिक्स b नॉट इक्वल टू b एस्ट्रिक्स a, तो ये बराबर नहीं है। अतः आपकी ये बराबर नहीं है। तो एस्ट्रिक्स n में क्रम इनमें नहीं है। अब क्रम इनमें नहीं है तो हम इसकी सहचर्यता की जांच करते हैं। सहचर्यता की जांच करने के लिए मुझे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। 3 एलिमेंट a बिलोंग टू n, b बिलोंग टू n और c बिलोंग टू n। और सबसे पहले मैं a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स और c करता हूं। अगर मैंने ये माना है, ये हमने 3 एलिमेंट हमने नेचुरल नंबर से लिया और a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c निकालूं तो पहले मैं अगर इसमें a एस्ट्रिक्स b ये ऑपरेशन करूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा a प्लस b प्लस a स्क्वायर b, क्योंकि पहले पे स्क्वायर आएगा और b ये इस प्रकार से सक्रिया परिभाषित हो, इस प्रकार से परिभाषित हो तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा a बनेगा और ये c। अब ये पूरा का पूरा a बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा a, यानी आपके a प्लस b प्लस a स्क्वायर b और फिर यहाँ b यानी b का वैल्यू c तो यहाँ c आएगा। फिर इसका स्क्वायर यानी a प्लस b प्लस a स्क्वायर b का होल स्क्वायर और c आएगा। तो इस प्रकार से आपने a एस्ट्रिक्स b और c किया तो ये रिजल्ट मिला। तथा अगर मैं a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c में पहले ये ऑपरेशन करता हूं तो यहाँ पे तो a एस्ट्रिक्स तो आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके इस प्रकार से परिभाषित है b प्लस c, तो यहाँ पे b प्लस c और प्लस यहाँ b स्क्वायर और c आएगा। अब देखिए अगर मैं इसमें दोनों में ऑपरेशन करता हूं तो ये a प्लस यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c और प्लस b स्क्वायर c और यहाँ पे आ जाएगा आपके a स्क्वायर और b प्लस c प्लस b स्क्वायर c, ये रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c है। और अगर क्योंकि इसको स्क्वायर को खोलेंगे ना तो ये बड़ा सा पद बनेगा और ये आपकी छोटा सा पद बनेगा। तो यहाँ पे भी आपके a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c इन दोनों में ऑपरेशन करके a एस्ट्रिक्स b एस्ट्रिक्स c और इन दोनों में ऑपरेशन करो तो ये नॉट इक्वल टू आता है। अतः आपकी एस्ट्रिक्स सक्रिया है वो सहचर्य नहीं। तो ये सक्रिया ना तो आपके क्रम में है ना सहचर्य है। और देखिए तीसरे में आपके जेड में यानी पूर्णांकों के समुच्चय में एस्ट्रिक्स परिभाषित है a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू a माइनस b। तो यहाँ पे मैंने a बिलोंग टू z लिया पूर्णांकों के समुच्चय में
और B बिलोंग टू Z लूंगा तो आपके, अगर मैं A एस्ट्रिक्स B करता हूं तो आपके A माइनस B आता है, जो कि A माइनस B होगा। अब अगर मैं B माइनस यहाँ पे B एस्ट्रिक्स A करूंगा तो मेरा B माइनस A आएगा, जो कि इन दोनों का बराबर होना कोई जरूरी नहीं। क्यों? अगर मैं उदाहरण के लिए अगर 1 बिलोंग टू Z लूं और यहाँ 2 बिलोंग टू Z लूं तो यहाँ पे 1 एस्ट्रिक्स 2 करता हूं तो 1 माइनस 2 आएगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। और अगर मैं 2 एस्ट्रिक्स 1 करता हूं तो ये 2 माइनस 1 आएगा, जो कि 1 आएगा। और ये नॉट इक्वल टू है, यानी 1 एस्ट्रिक्स 2 नॉट इक्वल टू 2 एस्ट्रिक्स 1। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे A एस्ट्रिक्स B नॉट इक्वल टू B एस्ट्रिक्स A है, अतः क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्योंकि आप ये उदाहरण लेके बता सकते हो कि इसमें अगर ये उदाहरण लेंगे तो इस प्रकार से आपके रिजल्ट सेम नहीं आएगा। हाँ, तो ये क्रम विनिमय तो नहीं है। सचरियता की जांच करते हैं। अगर मैं सचरियता में A बिलोंग टू Z, B बिलोंग टू Z और C बिलोंग टू Z लूं तो अगर मैं A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C में पहले A B करता हूं तो जो रिजल्ट A माइनस B आएगा, फिर इसमें एस्ट्रिक्स C करूंगा तो ये आएगा आपकी A माइनस B और माइनस C आएगा। अगर मैं इसमें इस प्रकार से करूं A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C, इन दोनों में पहले करूं, इन दोनों में ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके A एस्ट्रिक्स, यहाँ आएगा B माइनस C, और फिर इन दोनों में ऑपरेशन करेंगे तो A माइनस B और ये माइनस प्लस का C हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हो इसका रिजल्ट तो आपके A माइनस B और ये माइनस C आया और यहाँ A माइनस B और प्लस C आ गया, तो ये भी आपके इक्वल नहीं है। अतः A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C नॉट इक्वल टू A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C, ये इक्वल नहीं आ रहा है। अतः एस्ट्रिक्स सक्रिया सहचार्य नहीं है, नहीं। तो ये सक्रिया ना तो आपकी क्रम विनिमय थी और ना ही आपके सहचर्य थी। अब ये 14 क्वेश्चन, क्यू में एस्ट्रिक्स जहां पे एस्ट्रिक्स A एस्ट्रिक्स B है वो AB प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैंने A बिलोंग टू Q लूंगा तो B बिलोंग टू Q लिया, और अगर मैं A एस्ट्रिक्स B करूंगा तो AB प्लस 1 आएगा, ये आएगा। तथा अगर मैं B एस्ट्रिक्स A करता हूं तो ये BA प्लस 1 आता है, और परंतु BA होता है वो इक्वल टू AB होता है, क्योंकि ये गुणन में क्रम में, तो इसको तो मैं AB प्लस 1 लिख सकता हूं। अतः आपके B एस्ट्रिक्स A AB प्लस 1 आया और A एस्ट्रिक्स B भी AB प्लस 1 आया। अतः आपके A एस्ट्रिक्स B इक्वल टू B एस्ट्रिक्स A है। इसलिए आपके जो सक्रिया है एस्ट्रिक्स क्रम में है। अगर सहचर्यता की बात करेंगे तो मैंने A बिलोंग टू यहाँ पे Q से लिया, परमेय संख्या से लिया Q से, और B भी मैंने परमेय संख्या लिया और C भी मैंने परमेय संख्या ली है। तो आपके मैं A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C करता हूँ, पहले इन दोनों में ऑपरेशन करूँ तो इन दोनों में ऑपरेशन ये लगेगा AB, यहाँ पे AB प्लस 1 और यहाँ पे एस्ट्रिक्स C आएगा। अब ये A और ये B है, तो अगर मैं इसमें भी ऑपरेशन करूँ तो इनका और इनका मल्टीप्लाई AB प्लस 1 इंटू C और प्लस 1 आएगा, इसका ऑपरेशन ये हो गया। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो C से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा ABC प्लस C प्लस 1 आएगा। अब मैं A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C इन दोनों में पहले ऑपरेशन करूं तो ये हो जाएगा आपके A एस्ट्रिक्स B और C में ऑपरेशन करूं तो ये आ जाएगा BC प्लस 1, और अगर इनमें ऑपरेशन करेंगे तो A और यहाँ आएगा BC प्लस 1 और प्लस का 1। अगर मैं इनको गुणा करूं तो ये ABC प्लस A प्लस 1 आएगा। यहाँ पे ABC C आ गया और प्लस 1 आया, यहाँ ABC प्लस A आ गया, इसलिए ये नॉट इक्वल टू है।
यानी आपके ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी नॉट इक्वल टू ए एस्ट्रिक्स डी एस्ट्रिक्स सी, ये नॉट इक्वल टू अदर सहचर्य नहीं है। तो ये सक्रिया आपके क्रम विनिमय तो थी परंतु सहचर्य नहीं थी। तो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 5, आर में एस्ट्रिक्स जहां पे ए एस्ट्रिक्स डी इक्वल टू ए प्लस डी माइनस 7 है। तो अगर मैं ए बिलोंग टू आर बी बिलोंग टू आर करूं तो आपके ए एस्ट्रिक्स डी वो आता है ए प्लस डी माइनस 7, तथा अगर मैं बी एस्ट्रिक्स ए करूं तो आएगा बी प्लस ए माइनस 7, परंतु बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस डी होता है, अतः आपके बी एस्ट्रिक्स ए होगा वो ए प्लस बी माइनस 7 होगा। अतः आपके ए एस्ट्रिक्स डी है वो बी एस्ट्रिक्स ए प्राप्त होता है। इसलिए आपके ये हो गया, इसलिए आपके एस्ट्रिक्स क्रम विनिमय हो गया, क्रम विनिमय तो है। अब इसकी सहचर्यता की जांच करेंगे। सहचर्यता की जांच करने के लिए मैं ए बिलोंग टू, यहाँ पे मैंने ए बिलोंग टू आर लिया, बी बिलोंग टू आर लिया और सी बिलोंग टू आर लिया। तो ए एस्ट्रिक्स डी एस्ट्रिक्स सी, पहले इनमें ऑपरेशन करता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का ऑपरेशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपकी ए प्लस डी, यहाँ पे ए प्लस डी माइनस 7 और एस्ट्रिक्स सी, और ये पूरा ए और ये बी माने तो ए प्लस ये तो ए, ये पूरी ए की वैल्यू और ये प्लस ये सी और माइनस 7। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस डी प्लस सी और माइनस 14। अगर मैं यहाँ पे ए एस्ट्रिक्स डी एस्ट्रिक्स सी, पहले मैं बी एस्ट्रिक्स इसमें ऑपरेशन करूंगा तो ये तो मेरा ए एस्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी और माइनस का 7, ये पूरा मेरा ये और बी ये, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 और ये माइनस 7। तो इस प्रकार से ए प्लस डी प्लस सी माइनस 14, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। आता है आपके ए एस्ट्रिक्स डी एस्ट्रिक्स सी, अगर मैं इन दोनों में पहले ऑपरेशन किया और ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी इन दोनों में ऑपरेशन किया बराबर आता है, तो ये क्या है भाई आपकी सहचर्य है। तो ये फोर्थ है जो नहीं, ये लास्ट आपके पांचवा है जो क्रम विनिमय भी है और सहचर्यता भी है, क्योंकि इसका तीसरा सवाल देखिए, यदि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक सक्रिय एस्टेरिक्स ए एस्टेरिक्स बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि एस्टेरिक्स क्रम विनिमय। पहले तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमय है, सेकंड आपको सिद्ध करना है कि सहचर्य है, तथा इसका अगर प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम तत्समक अवयव ज्ञात करना है और किसी भी पूर्णांक का प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्रम विनिमयता चेक करेंगे। क्रम विनिमयता चेक करने के लिए हम यहाँ पे ए बिलोंग टू जेड हमने माना ए बिलोंग टू जेड तथा बी बिलोंग टू जेड, ये मैंने 2 अवयव लिए हुए हैं, ए बिलोंग टू जेड तथा बी बिलोंग टू जेड, और मैं अब तो ए एस्ट्रिक्स बी निकालूं तो ए एस्ट्रिक्स बी इस प्रकार से परिभाषित है, तो इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस 1 तथा अगर मैं बी एस्ट्रिक्स ए निकालूं तो इसका रिजल्ट इसमें बी पहले आ जाएगा, बी प्लस ए प्लस 1। अगर ए एस्ट्रिक्स बी करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी 1 आएगा और बी प्लस ए एस्ट्रिक्स करूंगा तो बी प्लस ए प्लस 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे परंतु बी प्लस ए है वो ए प्लस बी होता है, क्योंकि प्लस सक्रिय होती है वो क्रम विनिमय होती है। तो यहाँ बी प्लस ये जगह मैं ए प्लस बी लिख दूं और ये 1 लिख दूं तो आपके ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम हो जाएगा। अतः आपके ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक्स ए हो जाएगा। इसलिए एस्ट्रिक्स सक्रिय है वो क्रम विनिमय है। तो ये तो हमने पहला तो क्रम विनिमयता चेक कर लिया। अब हम सहचर्यता चेक करेंगे। सहचर्यता चेक करने के लिए मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, यहाँ पे ए बिलोंग टू जेड, बी बिलोंग टू जेड तथा सी बिलोंग टू जेड।
अब मैं सबसे पहले ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी निकालता हूं। तो पहले मैं इसमें और इसमें ऑपरेशन करूंगा, तो ए प्लस बी का रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस 1। इसमें मैंने सक्रिय लगाई तो ए प्लस बी प्लस 1 आया और एस्ट्रिक्स सी आया। अब अगर ये मेरा ए और ये मेरा बी है तो इसमें भी सक्रिय लगाते हैं, तो ये तो ए का मान पूरा का पूरा ये आएगा और प्लस बी यानी सी, और इसमें एक जोड़ेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इस प्रकार से अगर मैंने ये ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी निकाला तो ये आया। अब मैं ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी में ये पहले करता हूं, तो देखिए ये तो ए एस्ट्रिक्स आएगा, इसमें बी एस्ट्रिक्स सी करेंगे तो ये बी प्लस सी प्लस 1 आएगा। और अगर ये मेरा ए और ये मेरा पूरा बी है तो इसमें भी अगर मैं ऑपरेशन करूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और प्लस 1 आएगा। इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आया। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपके क्या है, सेम है। अतः ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी वो इक्वल है ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी के, इसलिए आपकी एस्ट्रिक्स सक्रिय है वो साचार्य है। अब ये कर्मणी में भी हो गया, हमने सिद्ध कर लिया, और साचार्य भी सिद्ध कर लिया। तो अब हमें सिद्ध करना क्या, अगर ये कर्मणी में और साचार्य हो गया तो इसमें तत्समक अवयव निकालना है। और तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी क्या होती है, तत्समक अवयव निकालने के लिए तत्समक माना Z में तत्समक वो E है, तत्समक अवयव है वो अवयव वो E है। अगर तत्समक E हमें मालूम है और A बिलोंग टू Z, तो तत्समक की प्रॉपर्टी होती है कि A को अगर मैं किसी तत्समक से मल्टीप्लाई करूं तो A आएगा, या फिर E तत्समक को मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी A आएगा। तो मैं इस साइड में ऑपरेशन कर देता हूं। ये तो हम जानते हैं कि अगर ये तो आपके होता है, ये चीज तो ऑपरेशन होता है कि अगर ए तत्समक है तो ए आएगा और ई करेंगे तो भी आएगा। तो आपके ए एस्ट्रिक्स ए इक्वल टू ए आता है, इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं। इसमें ऑपरेशन ये जो अभी दिया हुआ ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो ए प्लस बी यानी ए तो हो जाएगा ए प्लस बी की जगह ई प्लस 1 इक्वल टू ए आएगा। ये ए से तो ये कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से आपके तत्समक ई वो ए को उधर भेजेंगे तो ए आएगा वो -1 आएगा। तो आपके तत्समक अवयव आ गया ये -1। अब मुझे तत्समक तो निकाल दिया। अब मुझे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकालना है मुझे। तो किसी भी पूर्णांक, तो माना ए बिलोंग टू Z, तो ए का प्रतिलोम वो B है, ये हमने माना कि इसका A का प्रतिलोम B है। अगर मैंने A का प्रतिलोम B माना है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी अवयव के प्रतिलोम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। अगर B को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है प्रतिलोम की। तो अब मैं यहाँ पे A एस्ट्रिक्स B इक्वल टू E लेता हूं, परंतु यहाँ पे E की वैल्यू आ चुकी है वो -1 है, तो -1 है। तो यहाँ पे इसमें ऑपरेशन करता हूं, तो इसमें ऑपरेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा -1, ए की वैल्यू है -1, तो ए को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके बी का मान निकालना मुझे, तो बी हो जाएगा आपके -1 और माइनस के 2 हो जाएगा, और ये माइनस का ए। अतः ए का प्रतिलोम आपके हो गया वो आएगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो a प्लस 2, ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें पहले कर्मण्यता चेक की, फिर साचार्यता चेक की, फिर हम दशम निकाला वो -1 आया, और फिर किसी पूर्णांक a के लिए उसका प्रतिलोम -a+2। अब इस प्रकार से अगर आपके 2 का प्रतिलोम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा -2 + 2 यानी -4। इस प्रकार से अगर 3 का प्रतिलोम पूछे तो 3 प्लस यानी -5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में
आपको दे रखा समुच्चय R-1 यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय है जिसमें एक शामिल नहीं है। एक द्विचर सक्रिय निम्न प्रकार से परिभाषित है। और द्विचर सक्रिय किस प्रकार से परिभाषित है? A*B = A + B - AB है फॉर ऑल AB बिलोंग टू R-1। तो ये सक्रिय आपके इस प्रकार से परिभाषित है। अगर इस प्रकार से परिभाषित है तो सिद्ध करना, पहले तो ये क्रमविनिमय में है, दूसरा सहचर्य है, तीसरा आपको तत्समक ज्ञात करना और चौथा ए का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्रमविनिमयता चेक करते हैं। तो माना मैंने ए बिलोंग टू लिया है आर, ये मैंने ए लिया है R-1 से, और बी बिलोंग टू बी, ये मेरा आर इसमें लिया है। तो आपकी मैं A*B निकालो तो वो हो जाएगा आपकी A + B - AB, तथा अगर मैं B*A निकालूं तो वो हो जाएगा आपकी B + A - BA, क्योंकि यहाँ A पहले था तो A + B और ये आया था, यहाँ B पहले है तो B + A और माइनस A है। परंतु आपके B + A होता है वो A + B होता है, क्योंकि योग में क्रमविनिमय होता है, तथा आपके BA होता है वो भी आपके AB होता है। गुणन के लिए और योग के लिए अवयव होते हैं वो सहचारी होते हैं, यानी क्रमविनिमय होते हैं। क्रमविनिमय होते तो यहाँ पर रखेंगे तो आपके B*A आएगा, वो यहाँ पे B + A की जगह रख देंगे A + B, तो A + B और माइनस यहाँ पे BA की जगह रखेंगे आपके AB। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये आपके A*B = A + B - AB हो गया, और यहाँ B** वो भी A + B - AB हो गया। अतः आपके A*B वो आपके B*A हो गया। इसलिए आपके एस्ट्रिक्स सक्रिय है वो क्रमविनिमय है। तो इस प्रकार से हमने क्रमविनिमयता चेक की। अब हम सहचर्यता चेक करेंगे। सहचर्यता चेक करने के लिए मैंने A, B व C बिलोंग टू R-1, ये तीन अवयव मैंने लिए R-1 से, और मैं सबसे पहले तो A*B*C निकालता हूं। तो इसमें मैं पहले इसमें ऑपरेशन लगाता हूं, तो इसमें ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा A + B - AB आएगा, और यहाँ एस्ट्रिक्स रहेगा और C। अब ये पूरी A की वैल्यू है और यहाँ B की वैल्यू है, तो ये तो आपके A यानी A + B - AB, ये तो अभी तक तो A की वैल्यू आई। अब प्लस ये B, अब यहाँ आएगा माइनस, इसको इससे गुणा करना है, तो ये हो जाएगा A + B - AB को C से गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा A + B + C - AB ये। और अगर इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी AC, और ये माइनस का BC और माइनस प्लस ABC आया, तो A + B + C - AB - AC - BC और प्लस A + BC आया। अब मैं क्या करूं, तथा A*B*C पहले इसमें ऑपरेशन करता हूं, तो ये तो आपके A*B + C को मैं लिखूंगा B + C - BC, ये ऑपरेशन लगा दिए इस ये सक्रिय। अब ये मेरा A रहेगा और ये पूरा B रहेगा, तो यहाँ पे A + B का मान ये पूरा रख दिया, ये BC। अब मैं यहाँ पे माइनस का होगा AB, A तो A ही रहेगा, और इसको गुणा करेंगे B + C - BC से, तो ये आ जाएगा A + B + C - BC - AB - AC और प्लस ABC। तो ये रिजल्ट आपके, इसका ये रिजल्ट और इसका जो ये रिजल्ट सेम आ रहा है, तो आपके A*B*C इसमें ऑपरेशन किया वो आपके A*B*C इसका इक्वल है। अतः एस्ट्रिक्स सक्रिय वो सहचर्य है, एस्ट्रिक्स जो सक्रिय आई वो सहचर्य है। इस प्रकार से हमने क्रमविनिमयता चेक की और सहचर्यता चेक की। अब हमें निकालना क्या है, तत्समक अवयव निकालना है। तो तत्समक की प्रॉपर्टी क्या होती है, माना तत्समक अवयव E है और वो बिलोंग टू R-1 में, E है जो इसका तत्समक है।
अगर ई इसका तस्मक है तो तस्मक की प्रॉपर्टी थी तो आपकी ई एस्ट्रिक्स ई, अगर मैं इनमें ऑपरेशन करूंगा तो मेरा ई आएगा, या ई को मैं ए से ऑपरेशन करूँ, ए को ई से ऑपरेशन करूँ या ई को ए से ऑपरेशन करूँ, आएगा तो ए ही आएगा। ये होगा अगर तस्मक होता है तो अब मैं इसमें ए एस्ट्रिक्स ए इक्वल टू ए लेता हूं, तो इसमें मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूं, इसमें ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए माइनस ए इक्वल टू ए से तो ए कैंसिल हो गया, और इसमें से मैं ई कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ आएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0, इसको इधर भगा देंगे तो ई आ जाएगा 0/1 माइनस ए, तो ई इक्वल टू 0, तो और 0 बिलोंग टू r माइनस 1, तो इसका तस्मक अवयव हो गया, तस्मक का अवयव e इक्वल टू 0, ये हमने तस्मक निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, ए का प्रतिलोम निकालना है। तो ए का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, प्रतिलोम के लिए हम यहां पे मान लेते हैं, माना ए का प्रतिलोम b है, तो हमें b का मान निकालना है। तो अगर a का प्रतिलोम b है तो अगर मैं इसको ऑपरेशन करूंगा तो तक अगर किसी अवयव के प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करते हैं तो e आता है, या प्रतिलोम को अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये हम जानते हैं। तो आप क्या करो, ये पहला ले लें, a एस्ट्रिक्स b इक्वल टू ए ले लेते हैं, इसमें ऑपरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b और माइनस ए बी इक्वल टू ई का मान आपके क्या निकला था, 0 निकला था, यहाँ पे e का मान रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से b का मान निकालना, तो a को उधर ट्रांसफर भगा दीजिए और इसमें से b कॉमन ले लेंगे, इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए आएगा, और a को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। अब b की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस का a और 1 माइनस ए, ये आएगा। नीचे से अगर माइनस कॉमन लो तो b आ जाएगा आपकी a अपॉन a माइनस 1। अतः a का प्रतिलोम वो आपके क्या हो गया, वो a अपॉन a माइनस 1 होगा। अगर यहाँ पे b का प्रतिलोम, अगर यानी 2 का प्रतिलोम पूछेंगे तो 2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/2 माइनस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। यहाँ पे समुच्चय आर नोट में 4 फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, जिसमें पहला तो है आपके f1x x है, f2x माइनस x है, f3x 1/x है तथा f4x माइनस के 1/x है। तो संयुक्त फलन f1 f2 f3 व f4 की सक्रिय सारणी बनाओ तथा तत्समक अवयव, एक तो आपको तत्समक अवयव निकालना है और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, संयुक्त फलनों, ये संयुक्त फलन है जो इनकी एक सक्रिय सारणी बनानी है, और दूसरा जो है इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना है, फिर इन सभी के प्रतिलोम भी निकालने हैं। तो देखिए सक्रिय टेबल बनाएंगे कैसे। सक्रिय टेबल, पहली बात सक्रिय टेबल बनी है तो सक्रिय टेबल बनाते समय यहाँ पे लिखेंगे f1, यहाँ f2, ये f3 और यहाँ f4 लिखेंगे, और यहाँ ऑफ, यानी यहाँ पे ऑफ जो फंक्शन है वो परिभाषित है, जो सक्रिय है वो ऑफ है। अब यहाँ पे लिखेंगे f1 f2 f3 और f4। अब सबसे पहले मैं f1 को f1 यानी यहाँ पे f1 ऑफ f1 निकालता हूं x, तो ये हो जाएगा f1 यानी f1x, और f1x की जगह हम x रखेंगे तो ये हो जाएगा f1, यहाँ पे x आ जाएगा, तो f1x की जगह x रखा तो x आया, और f1x का मान भी x ही होता तो ये x ही आता है, और x को हम क्या लिखेंगे, f1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से f1 ऑफ f1 होते यहाँ पे f1 आएगा। अगर मैं f1 इस f1 को f2 से ऑपरेट करूं, ये यहाँ पे f2x, तो इसको लिखूंगा f1, ये आएगा f2x। अब f2x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये आ जाएगा f1 माइनस x, ये यहाँ पे आ गया, और f1x यानी जहां अगर x यहाँ पे x रखते हो तो x आता है, माइनस रखोगे तो माइनस निकलेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस x आएगा, और यहाँ माइनस x है वो आपकी f2 आएगा। इस प्रकार से f1 ऑफ f2 किया तो ये f2 आया। अब देखिए f1 ऑफ f3 करेंगे, f1 ऑफ f3x करेंगे तो ये आ जाएगा f1, यहाँ लिखेंगे f3x, f3x की वैल्यू यहाँ पे 1/x रखेंगे तो ये f1 1/x आएगा, और यहाँ f1 में जैसा आप रखोगे वैसा निकलेगा तो ये 1/x निकलेगा, और 1/x को हम लिखेंगे f3।
तो F3, F1 ऑफ F3 निकालेंगे तो F3 आएगा यहाँ पे। तो ये सक्रिय आई F3। अब मैं F1 को F4 से करता हूँ, F1 ऑफ F4x करूंगा। तो यहाँ F1 ये आ जाएगा F4x, F4x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये आएगा आपकी F1 या -1/x, और जैसा आप यहाँ रखोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, तो -1/x, और ये क्या मिलेगा आपकी F4 ही मिलेगा, तो यहाँ पे F4 मिलेगा। तो अब हम निकालेंगे F2 ऑफ F1, F2 ऑफ यहाँ पे F2 ऑफ F1x निकालेंगे तो ये आ जाएगा F2 यहाँ पे F1x, F1x का मान x रखेंगे तो ये आ जाएगा F2, ये x आ गया। F2 में अगर x रखेंगे तो F2 यहाँ माइनस का x आता है, ये -x खुद F2 ही होता है, तो यहाँ पे F2 ही आया। तो इसमें F2 ऑफ F1 किया तो F2 आया। अब हम F2 ऑफ F2 करेंगे, F2 ऑफ यहाँ पे 2 ऑफ 2 करेंगे तो ये आएगा F2 यहाँ पे F2x, ये F2 यहाँ F2 का मान लगा तो ये माइनस का x, और F2 के अंदर अगर मैं माइनस x रखता हूं तो माइनस निकलता है, माइनस रखूंगा तो प्लस निकलेगा, यहाँ -x रखेंगे तो ये आपके +x निकलेगा, और +x वैल्यू किसकी होती है F1 की, तो यहाँ पे आएगा आपकी F1। तो इस प्रकार से आपके ये F1 आया। अब मैं F2 ऑफ F3 निकालूंगा, F2 ऑफ F3x, यहाँ तो F2 ये F3x, F3x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा F2 1/x, और F2 में जैसा वैल्यू रखेंगे उसका नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे निकलेगा -1/x, अतः F2 ये -1/x है वो F4 है, तो ये हो जाएगा F4। तो इस प्रकार से F2 F3 आएगा वो F4 आएगा, ये आपके F4 आएगा। अब मैं निकालूंगा F2 F4, F2 ऑफ F4x, तो F2 यहाँ पे F4x, F4x का मान रखा है यहाँ पे, तो F2 F4 का मान है आपके -1/x, तो ये -1/x, तो F2 में जो वैल्यू रखते हो उसका अगर प्लस रखोगे तो माइनस निकलेगा, माइनस रखोगे प्लस, तो ये माइनस लगा तो यहाँ प्लस का 1/x निकलेगा, और प्लस का 1/x है वो F3 है, तो ये आपके F3 हो गया। तो यहाँ पे आपके F3 आ गया। अब मैं निकालूंगा ये सेकेंड लाइन निकालने ये निकालेंगे, अब मैं F3 ऑफ F1x निकालूंगा तो ये F3 यहाँ F1x आएगा, F1x का मान x रखेंगे तो F3 यहाँ पे x आएगा, यहाँ x आ गया तो F3x होता है वो आपकी 1/x यानी F3 आएगा, तो यहाँ पे तो F3 आया। F3 ऑफ F2x करेंगे तो ये F3, और यहाँ पे F2x यहाँ पे हम रखेंगे F2x यानी माइनस का x रखेंगे, तो इसका रिजल्ट अगर F3 के अंदर हम यहाँ पे x रखते तो 1/x है, माइनस का रखेंगे तो ये माइनस का 1/x निकलेगा, और माइनस के 1/x होता है वो आपकी F4 होता है, तो ये F4 आएगा। तो F3 F2 आएगा वो आपके F4 आया। अब मैं F3 ऑफ F3x निकालूंगा तो यहाँ पे F3 और यहाँ पे F3x की वैल्यू रखेंगे, F3x है वो 1/x है, तो F3x में 1/x वैल्यू रखा, और यहाँ पे x रखते तो 1/x निकलता है, तो 1/x रखेंगे तो ये आ जाएगा x आएगा, तो x आएगा, तो x होता है वो F1 होता है, तो ये F1 आया, यहाँ पे आपके F1 हो गया। अब आपके F3 और F4 निकालेंगे, F3 ऑफ F4x निकालेंगे तो ये F3 यहाँ पे F4x की वैल्यू रखेंगे, तो ये F4x की वैल्यू माइनस के 1/x, ये माइनस के 1/x रखेंगे, और F3 के अंदर अगर मैं माइनस के 1/x रखूं तो ये इसका उल्टा माइनस का x निकलेगा, क्योंकि उल्टा होके माइनस का x निकलेगा, तो ये आएगा आपके -x है वो आप F2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे F2 आया, और इसका आंसर आपकी F2 आएगा। अब मैं निकालूंगा F4 F1x, तो ये F4 यहाँ पे F1x की जगह तो हम x रखेंगे, तो ये F4x आएगा, और F4x है जो आपके
1/f माइनस का आएगा, जिससे F4 ही कहेंगे। तो ये तो आपके F4 है। F4 F2 करें, F4 और F2, यहाँ पे F4 ऑफ F2 x निकालें तो ये F4, यहाँ F2 x, अगर F2 x की वैल्यू रखेंगे यहाँ से माइनस x, F4 के अंदर या माइनस x, अगर F4 के अंदर यहाँ माइनस x रखेंगे तो ये प्लस का 1/x निकलेगा। तो ये प्लस का 1/x और प्लस का 1/x है वो F3 है, तो ये आपके F3, यहाँ पे F3 आ गया। अब देखिए F4 और F3 निकालते हैं। F4 ऑफ F3 x वो हो जाएगा F4, यहाँ पे F3 x, F3 x की वैल्यू रखते हैं 1/x, तो यहाँ पे F4 ये 1/x, अगर यहाँ पे F4 में 1/x रखते हैं तो ये उल्टा माइनस का x निकलेगा, और माइनस का x है वो F2 होता है, तो ये F2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके F2 आएगा। अब लास्ट F4 निकालते हैं, तो F4 ऑफ F4 x निकालेंगे तो यहाँ पे F4, यहाँ पे F4 x की वैल्यू रखते हैं, तो F4, यहाँ F4 की वैल्यू है माइनस का 1/x, और F4 के अंदर अगर x रखते हैं तो माइनस का 1/x रखता है, तो माइनस रखेंगे तो ये निकलेगा आपके x, x निकलेगा, तो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू होगी F1, तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपके F1। तो इस प्रकार से आपके ये हमने सक्रिय टेबल बना दी, टेबल बन गई। अब ये सक्रिय टेबल बनी है, अब हमें याद क्या करना है। अब सेकंड में आपको इस सक्रिय टेबल बनाने के बाद में इसका तत्समक याद करना है। तत्समक की प्रॉपर्टी रहती है कि अगर मैं किसी अवयव को अगर तत्समक से गुणा करते हैं तो वो खुद अवयव मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि F1 को F1 से गुणा करते हैं तो F1 आता है, इसका मतलब F1 इसका तत्समक अवयव आता है। तो यहाँ पे देख लो F2 को F1 से अगर ऑपरेट करते हैं तो F2 आता है, इसका मतलब F1 इसका तत्समक है। F3 को अगर F1 से गुणा करते हैं तो F3 आता है, तो कहने का मतलब इसका जो तत्समक बनेगा, तत्समक अवयव आ गया आपकी F1। तत्समक की प्रॉपर्टी होती है आपके किसी भी अवयव को अगर ए से गुणा करते हैं तो ये ए आता है, या तत्समक को अगर ए से गुणा करें तो ये होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यह भी ए है, उसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये F खुद ही आया, इसका मतलब F1 इसका तत्समक है। यहाँ पे F2 या ए की जगह F1 लेते हैं, और तत्समक अगर इसको माने तो इसको तत्समक से गुणा करें तो ये F2 आ गया। अतः इसका ऑफ सक्रिया के लिए तत्समक अवयव हो गया आपके F1 तो इसका तत्समक हो गया। और अब प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इस ए बी का प्रतिलोम है तो इसका तत्समक आना चाहिए, या बी को ए से ऑपरेट करें तो ये तत्समक आना चाहिए। अतः आप किन अवयवों को गुणा करें, जैसे यहाँ पे F2 को यहाँ F2 को F2 से अगर ऑपरेट करते तो F1 आता है, इसका मतलब F2 का प्रतिलोम होगा F2 ही होगा। F1 को F1 से ऑपरेट करें तो तत्समक आता है, इसका मतलब F1 का प्रतिलोम F1 होगा। F2 को F2 से ऑपरेट करें तो F1 आता है, इसका मतलब F2 का प्रतिलोम भी F2 होगा। F3 से यहाँ बना रहा है, तो F3 को F3 से अगर मैं ऑफ करूं तो यहाँ पे F1 आ रहा है, इसका मतलब F3 का प्रतिलोम भी F3 होगा। F4 को मैं F4 से ऑफ करूं तो यानी F4 का प्रतिलोम भी F4 होगा। अतः F1 का प्रतिलोम वो हो गया आपके F1, F2 का प्रतिलोम वो हो गया F2, F3 का प्रतिलोम वो हो जाएगा आपकी F3, और F4 का प्रतिलोम वो हो जाएगा आपकी F4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 5 कंप्लीट हुआ।